नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 11 के टॉपिक की बात करना चाह रहे हैं और जिस टॉपिक का नाम है सौंदर्य बोध। इस सौंदर्य बोध में हमने देखा कि हम लिख सकते हैं पूरे चैप्टर का प्रतिपाद्य या फिर किसी पंक्ति या पैराग्राफ का भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य। तो आज हम कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे और यहाँ समझेंगे। ये 5 एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे कि किसी कविता का या किसी किन्हीं पंक्तियों का भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य हम किस प्रकार लिख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि असुवन जल सिंचि सिंचि प्रेम बेली बोई और अब त बेली फैल गई आनंद फल होई। तो हमें याद होना चाहिए कि ये पंक्ति जो है ये मीरा की है और हम बात करते हैं सबसे पहले भाव सौंदर्य। तो इस भाव सौंदर्य में हमको अर्थ के साथ में उसका भाव भी समझाना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि जो कवित्री जो मीरा है वो क्या कर रही हैं, श्री कृष्ण की एकनिष्ठ या अनन्य भक्ति वो कर रही हैं और उसके अलावा कृष्ण के अलावा सारी जो दुनिया है, सारा जो संसार है वो मीरा के लिए ऐसार है, निस्सार है, रस से हीन है। कोई किसी भी चीज़ से मीरा को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो वो क्या कर रही है, मीरा क्या कह रही है कि आंसुओं के जल से सींच सींच कर मैंने प्रेम की बेल को बोया है, ठीक है ना। कृष्ण के प्रति मैंने भक्ति की है, उनसे मैंने अपना प्रेम किया है, अनुराग है मेरा उनके प्रति। किस प्रकार की भक्ति है? माधुर्य भक्ति है, ठीक है ना। तो वो कृष्ण से प्रेम कर रही है और कृष्ण से वो मिलन करना चाहती है। तो वो कह रही है कि उस प्रेम की बेल को मैंने अपने आंसुओं से बड़ा किया है, मैंने कृष्ण से विरह को झेला है और उनकी वियोग में मेरे जो आंसू बहते गए हैं उनसे मेरी प्रेम की जो बेल थी वो और भी मजबूत होती चली गई है। उनसे कृष्ण से मेरा जो प्रेम था, उनसे जो मेरा संबंध था वो और भी मजबूत हो गया है। और अब त बेल फैल गई आनंद फल होई। और अब क्या हो गया है? अब कृष्ण से मेरा संबंध और भी मजबूत हो गया है, कृष्ण के प्रति और भी दृढ़ता से मैं भक्ति कर रही हूँ। और अब क्या होगा? अब मुझे जिस प्रकार बेल को फैलने के बाद, किसी भी पौधे को, किसी भी पेड़ को बढ़ने के बाद उससे हम आमदनी कर सकते हैं, उससे फल या छाया की उम्मीद कर सकते हैं, उसी प्रकार कवित्री कह रही है कि अब ये प्रेम मेरा मजबूत हो गया है, अब मुझे कृष्ण से आनंद की प्राप्ति होने वाली है, ठीक ना। तो कवित्री यहाँ पर क्या कहना चाहती है कि बहुत दिनों तक मैंने कृष्ण से वियोग को झेला है और उस वियोग ने, विरह ने मुझे और भी मजबूत कर दिया है। मैं अंदर से टूटी नहीं हूँ बल्कि उस विरह के कारण मैं और भी मजबूत हो गई हूँ। कृष्ण को पाने की उत्कट जो इच्छा है और भी मजबूत मेरे हृदय में हो गई है और जिसके कारण मुझे उम्मीद है, आशा है कि मुझे आनंद फल की प्राप्ति होगी, कृष्ण से मेरी मुलाकात हो जाएगी, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा? भाव हो जाएगा। फिर हम इसका क्या लिखेंगे? काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य में हम क्या लिखते हैं? व्याकरण से संबंधित कुछ टॉपिक्स हम लिखते हैं। तो बात करेंगे भाषा। तो भाषा हमारी हो जाएगी यहाँ पर राजस्थानी भाषा, ठीक है। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। मीरा की जो भाषा है वो राजस्थानी और ब्रज मिश्रित भाषा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर राजस्थानी भाषा लिख देंगे और उसके बाद में हम लिख देंगे, यहाँ पर हम छंद लिखना होगा तो यहाँ पदों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। पद हम लिख देंगे और उसके बाद में हम लिख देंगे यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो रस होगा वो हम लिख सकते हैं माधुर्य रस, हम लिख सकते हैं माधुर्य रस, ठीक है। और माधुर्य रस श्रृंगार रस, श्रृंगार रस हम लिख सकते हैं। माधुर्य गुण हम लिख सकते हैं यहाँ पर श्रृंगार रस,
और माधुर्य गुण हम लिख सकते हैं, श्रृंगार रस, माधुर्य गुण, ठीक है। और उसके बाद में हम लिख देंगे अलंकार। तो अलंकार हम लिख देंगे कि सींची सींची, शब्दों की आवृत्ति होने के कारण यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ठीक है। शब्दों की आवृत्ति है इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रेम बेली, ठीक है, प्रेम बेली जो है यहां पर हो जाएगा रूपक अलंकार। तो यहां पर प्रेम को एक बेल के समान कहा गया इसलिए रूपक अलंकार है, ठीक है। और आनंद को फल के समान कहा गया, आनंद रूपी फल, तो फिर से यहां पर हो जाएगा रूपक अलंकार। तो इस प्रकार से कुछ पॉइंट्स हम यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भाषा हो जाएगी, छंद, रस, अलंकार, ये कुछ प्रमुख बातें हम लिख सकते हैं यहां पर, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं दूसरी पंक्ति। दूसरी पंक्ति में लिखा हुआ है, दूसरी पंक्ति में लिखा है कि दूध की मथनिया प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ लियो, डार दई छोई। तो वही मीरा की चैप्टर से ये पंक्ति ली गई है और इसमें क्या कहा गया है कि कवित्री मीरा क्या कह रही है कि मुझे सारा संसार है, मुझे रस से हीन लग रहा है, उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। और मैंने क्या किया है, दूध की मथनी को जिस प्रकार से बिलोते हैं और उसमें से क्या करते हैं, जब उसको हम बिलोते हैं, है ना, तो उस प्रकार से वो क्या होता है, ऊपर ऊपर तो क्या आ जाता है, घी आ जाता है, ठीक है ना, ऊपर घी तैरने लग जाता है, अच्छी चीज़, और नीचे जो बैठ जाता है, जो सस्ती चीज़ होती है, छाछ रह जाती है नीचे, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से कवित्री क्या कह रही है कि मैंने दूध की जो मथनी थी उसको मैंने प्रेम से बिलोया है, बड़े प्रेम से मैंने कृष्ण की भक्ति की है, बड़े प्रेम से की है, और कई दिनों तक मैंने इस प्रकार से कृष्ण से वो मैं मिलन करना चाहती हूँ। और क्या कह रही है कि दधी मृत मथी, दही को, दधी मतलब दही को मथ करके मैंने घी निकाल लिया है। घृत मतलब यहाँ पर तत्सम शब्द है, ध्यान रखिए ये तत्सम शब्द है, और काढ़ लियो ये राजस्थानी भाषा हो गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। मैंने क्या किया है, दही को मैंने मथ करके घी को निकाल लिया है, और डार दही छोई, छोई का मतलब है छाछ, छाछ को मैंने छोड़ दिया है, उस छाछ से मुझे कोई मतलब नहीं है, छाछ तो सस्ती है, ठीक है ना, उसमें क्रीम मैंने निकाल ली है, अच्छी जो चीज़ है, मूल्यवान जो चीज़ है वो मैंने निकाल ली है, ठीक है ना। तो कवित्री इसके माध्यम से क्या कहना चाहती है, कवित्री कहना चाहती है कि इस संसार से मैंने व्यवहार किया है, तो मैंने इस संसार में, इस समाज में मैंने क्या देखा कि मैंने सारे जो रिश्ते नाते थे उन सभी रिश्ते नातों को, सभी लोगों को मैंने क्या कर दिया है, छोई मानकर या छाछ मानकर छोड़ दिया है, क्योंकि वो मेरे लिए किसी भी प्रकार से मूल्यवान नहीं है। और मैंने क्या कर लिया है, घृत को यानी घी को अलग निकाल लिया है, अर्थात कृष्ण से जो भक्ति है, कृष्ण की भक्ति को मैंने अलग निकाल लिया है और कृष्ण को मैंने अपने हृदय में बसा लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, कृष्ण को घी के समान मूल्यवान कहा गया है, और संसार को छोई या छाछ के समान बड़ा ही तुच्छ पदार्थ या क्षुद्र पदार्थ कहा गया है, ठीक है। तो ये तो हो गया भाव। अब बात करते हैं इसके काव्य सौंदर्य की। तो काव्य सौंदर्य में हम क्या लिख सकते हैं, भाषा वही राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा हो जाएगी, छंद में हम लिख देंगे पद हो जाएगा, फिर इसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ पर अलंकार। तो अलंकार में हम क्या लिख सकते हैं, अलंकार में हम लिख सकते हैं कि दधी मथी काढ़ लियो, दधी मथी घृत काढ़ लियो, डार दही छोई, ठीक ना। तो यहाँ पर घी किसको बताया गया है, कृष्ण को बताया गया है, और छोई किसको बताया गया है या छाछ किसको बताया गया है, तुच्छ पदार्थ किसको बताया गया है, संसार को, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर रूपक अलंकार हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो
तो इस प्रकार से ये हो जाएंगे यहाँ पर। और शब्दावली में जब हम लिखेंगे तो शब्दावली में हम लिख सकते हैं तत्सम, तद्भव और देशज शब्दों का प्रयोग किया गया है। देशज, ठीक है ना, देशज शब्द भी है यहाँ पर, तत्सम शब्द भी है, ठीक है ना, राजस्थानी के भी शब्द हैं। तो इस प्रकार से हम इस पंक्ति का काव्य सौंदर्य हम लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरी जो पंक्ति है उसकी बात हम करते हैं। तो यहां हो जाएगा प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला और रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। तो यहाँ कवि क्या कहना चाहता है, कवि ने ये छायावादी कविता की रचना की है और कवि क्या कहना चाहते हैं, प्रकृति का वर्णन इसमें कर रहे हैं। और वो क्या बता रहे हैं कि प्रतिक्षण, हर पल नया वेश बनाकर रंग बिरंगा निराला अनोखा वेश बनाकर ये जो वारिद की माला है, वारिद माला का मतलब बादलों की जो पंक्तियां हैं, बादलों की जो पंक्तियां हैं वो क्या कर रही है, रवि के सम्मुख थिरक रही है, ठीक है ना। यहां प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, बादलों को मानव के समान बताया गया है कि जिस प्रकार कोई स्त्रियां नृत्य कर रही हो, नाच रही हो, थिरक रही हो, उसी प्रकार ये बादलों की पंक्तियां भी रवि के सम्मुख, रवि मतलब जैसे कोई राजा हो, उस राजा के सामने, राजा के दरबार में कुछ जो नृत्यांगनाएं हो वो नृत्य प्रस्तुत कर रही हो, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से कवि कह रहे हैं कि ये रवि के सामने, सूर्य के सामने, आसमान में, रवि के सामने या सूर्य के सामने आसमान में बादलों की पंक्तियां नृत्य करती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है ना। तो ये इसका हो जाएगा भाव सौंदर्य। इसमें क्या किया गया है, छायावादी शैली का प्रयोग किया गया है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, ये जो भाषा है इसका काव्य सौंदर्य जब लिखेंगे तो भाषा कौन सी हो जाएगी, खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है, पहली बात, ठीक है। दूसरा हो जाएगा छंद। तो ये छंद मुक्त कविता है, इसमें कोई छंद नहीं है, इसलिए इसको हम कहेंगे छंद मुक्त कविता, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लिखेंगे छंद मुक्त कविता हो गया। फिर उसके बाद में हम लिख सकते हैं कि यहां पर शैली, तो शैली में हम यहां पर लिख देंगे एक तो बिंबात्मक शैली, बिंबों का प्रयोग किया गया है। बिंब कौन सा है, दृश्य बिंब का यहां प्रयोग किया गया है। दृश्य बिंब क्या होता है, एक चित्र उपस्थित कर दिया हमारे सामने, ठीक है। तो बिंबात्मक भी कह सकते हैं या चित्रात्मक शैली भी कह सकते हैं, चित्रात्मक शैली, ठीक है ना, यानी चित्र उपस्थित कर देना हमारे सामने। इस ऐसा वर्णन होगा जिससे हमको लगेगा कि साक्षात ये चित्र हमारे सामने बन गया है। और एक हो जाएगा हमारे सामने, यहां पर हो जाएगी छायावादी शैली। छायावादी शैली कहां पर होती है, जहां पर प्रकृति का वर्णन किया जाता है, वो छायावादी शैली होती है, ठीक है। तो ये कुछ शैलियां हम यहां पर लिख सकते हैं। फिर अलंकार की बात यहां पर, तो अलंकार में हम लिख देंगे कि रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। बादलों को थिरकते हुए बताया गया है, बादलों पर मानवीय क्रियाओं का आरोप किया गया है, इसलिए यहां पर हम लिख देंगे मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है, पहली बात, ठीक है। मानवीकरण अलंकार भी है और वारिद माला, ठीक है, बादलों की पंक्तियां, ये पंक्तियां हैं वारिद माला, इसलिए हम रूपक अलंकार भी यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। रूपक अलंकार भी हो जाएगा इस पंक्ति में और मानवीकरण अलंकार भी हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर हम लिख सकते हैं रंग बिरंग, रे और रे यहां पर आ रहा है, इसलिए अनुप्रास अलंकार भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका काव्य सौंदर्य हो जाएगा। इसमें भाषा, छंद, शैली और अलंकार इस प्रकार हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं अगली पंक्ति की।
अगली पंक्ति है, चौथे नंबर का एग्जाम्पल जो है उसमें लिखा है कि यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए। इसका जो भाव सौंदर्य होगा उसमें हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम लिख देंगे कि दरख्तों के साये में, दरख्त क्या होते हैं, पेड़ होते हैं, तो पेड़ों के छाया में भी हमको धूप लग रही है, ठीक है ना। कभी तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, सिंपल अर्थ क्या है कि यहाँ पेड़ों के छांव में भी, पेड़ों के आश्रय में भी हमको धूप लगती हुई प्रतीत हो रही है और यहाँ से हमको चलना चाहिए हमेशा के लिए। ये इसका क्या है, अर्थ है। लेकिन कवि इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि ये जो पेड़ है, पेड़ मतलब छाया देने वाले, आश्रय देने वाले, हमको पनाह देने वाले, तो यहाँ पेड़ किसके प्रतीक हैं, पेड़ यहाँ शासक वर्ग का प्रतीक है। जो बड़े जो लोग हैं या प्रशासन जिसको हम कह सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, या सरकार भी कह सकते हैं हम इसको, ठीक है ना, शासक वर्ग या सरकारें, ठीक है, जिसके आश्रय में हम हैं, हमको उम्मीद है सरकार से कि वो कोई हमारी सहायता करेगी, ठीक है। तो ये जो इनकी आश्रय में भी, सरकार के आश्रय में भी, शासक वर्ग के पनाह में भी हमको क्या लग रही है, इसमें धूप लग रही है। धूप का मतलब है हमको कष्ट लग रहे हैं, कष्ट हो रहे हैं, पीड़ा हो रही है हमको, ठीक है। क्यों हो रही है, क्योंकि ये जो शासन है, प्रशासन है, वो ठीक नहीं है और लोकतांत्रिक नहीं है, ठीक है ना। इसलिए जनता में जितने भी वर्ग हैं उन सभी वर्गों को फायदा नहीं मिल पा रहा है। इसलिए कहा गया है कि शासक वर्ग तो है, राजा तो है, ठीक है ना, पनाह देने वाला राजा तो है, लेकिन फिर भी सामान्य जो जनता है उसको धूप लग रही है, अर्थात उसको कष्ट उठाने पड़ रहे हैं, उसको अवसर प्राप्त नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर समाज पर, प्रशासन पर व्यंग किया गया है, ठीक है। तो कवि कहते हैं, शायर कह रहे हैं कि हमें हमेशा के लिए ऐसी जगह से दूर चले जाना चाहिए। क्यों चले जाने चाहिए, क्योंकि हमको ना तो कोई अवसर मिल रहा है, ना कोई हमको अधिकार प्रदान किए जा रहे हैं। तो ऐसी अव्यवस्था से, हम ऐसे प्रशासन से हमको क्या करना चाहिए, दूरी बना लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका भाव। तो यहां पर हमको लिखना होगा काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य में हम क्या लिख सकते हैं, काव्य सौंदर्य में हमको लिखना होगा भाषा। तो भाषा हो जाएगी उर्दू भाषा यहाँ पर है, ठीक है। इसकी जो छंद है, छंद में हम लिख सकते हैं कि ये तो गजल है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लिख देंगे, फिर उसके बाद में हम लिख सकते हैं अलंकार, ठीक है। तो अलंकार में हम लिख सकते हैं दरख्तों को। दरख्तों को क्या बताया गया है, दरख्त किसको बताया गया है, यहाँ पर राजा को या प्रशासक को बताया गया है, सरकार को बताया गया है, इसलिए रूपक अलंकार यहाँ हो जाएगा। धूप किसे कहा गया है, धूप कष्टों को कहा गया है, इसलिए रूपक अलंकार है, ठीक है। और फिर इसके बाद में हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रतीक। यहाँ पर कुछ प्रतीकों का भी प्रयोग किया गया है। धूप किसका प्रतीक है, कष्ट का प्रतीक है, ठीक है। और दरख्त किसका प्रतीक है, सरकार का प्रतीक है, ठीक है। इस प्रकार यहाँ प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। फिर उसके बाद में हम लिख सकते हैं शैली। तो शैली कौन सी हो सकती है, आह्वान शैली है, आह्वान किया गया है, ठीक है, पुकारा गया है कि हमें यहां से चला जाना चाहिए। या हम लिख सकते हैं व्यंग्यात्मक शैली, क्योंकि व्यंग किया गया है सरकार के ऊपर, इसलिए व्यंग्यात्मक शैली भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहां पर ये कुछ प्रमुख बातों का वर्णन हम यहां पर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में हम बात करते हैं, हमारा पांचवा जो पैराग्राफ है,
पांचवी जो पंक्ति है उसकी बारे में हम बात कर रहे हैं कि आपस में दो लरी लरी मुए मर्म न काहू जाना, और घर घर मंतर देत फिरत है महिमा के अभिमाना। ठीक है, तो इसमें हम क्या बात करेंगे कि कबीर दास जी क्या कह रहे हैं, ये इसका भाव क्या होगा समझिए कि कबीर दास जी कह रहे हैं कि आपस में दोनों लरी लरी मुए, लड़ लड़के मर जाते हैं। मुए मतलब मर जाते हैं, कौन? हिंदू और मुसलमान। हिंदू और मुसलमान क्या करते हैं, अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं और दूसरे धर्म से घृणा करते हैं, उसको तुच्छ बताने का प्रयास करते हैं। तो वो दोनों आपस में लड़ लड़कर इस प्रकार ही मर जाते हैं, अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। मर्म न काहू जाना, मर्म मतलब रहस्य को कोई नहीं जानता है कि इन धर्मों में मूल जो बात है, मूल उद्देश्य क्या है इन धर्मों का, ठीक है ना, ये कोई नहीं बताता है, न कोई जानता है। घर घर मंतर देत फिरत है महिमा के अभिमाना। कुछ जो गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, फर्जी गुरु जिनको कह सकते हैं, तो वो जो कुछ जो धर्म गुरु हैं, ठीक है ना, झूठे धर्म गुरु जो हैं, वो क्या करते हैं, घर घर अपने झूठे मंत्र देते रहते हैं। झूठी अपनी ज्ञान को, झूठे अपने विद्या को वो वहाँ बखान उसका वो करते हैं, और महिमा के अभिमाना, अपना वो तिलक छापा कर लेते हैं, दिखावा प्रदर्शन वो करते हैं, बाह्य आडंबर को वो अपनाते हैं। परंतु वो क्या करते हैं कि वो घर घर अपनी महिमा को, अपने महत्व को, अपनी महत्ता को, अपने बड़प्पन को वो क्या करते हैं, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं और वो अभिमान से युक्त अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कुछ ऐसे जो झूठे धर्मगुरु होते हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि हिंदू और मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं वो अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं और इसी प्रकार अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। और कुछ जो झूठे धर्मगुरु हैं, हिंदू और मुस्लिम धर्म के जो धर्मगुरु हैं, वो क्या करते हैं, अपने झूठे ज्ञान के बल पर वो अपना झूठा अभिमान दिखाते रहते हैं। तो ये इसका भाव हो गया। समझते हैं काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि भाषा, कबीर दास की जो भाषा है उसको हम क्या लिख सकते हैं, सदुक्कड़ी भाषा लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर हम इसको पंचमेल खिचड़ी भाषा लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये कबीर की भाषा को कहा जाता है क्योंकि कबीर की जो भाषा है वो भाषा के डिक्टेटर उनको कहा गया है। ठीक है ना, क्योंकि सभी भाषाओं के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। ठीक है, तो भाषा में ये हो जाएगा। छंद में हम लिख देते हैं, पद लिख सकते हैं, शब्द लिख सकते हैं। ठीक है, शब्द या पद। ठीक है, ये छंद हो जाएगा इसका। फिर इसके बाद में हम लिखेंगे शैली में हम लिख सकते हैं, व्यंग्यात्मक शैली भी यहाँ पर है। ठीक है, और प्रवचनात्मक शैली भी यहाँ पर है, प्रवचनात्मक, उपदेशात्मक। ठीक है, क्योंकि उपदेश दिया गया है तो उपदेशात्मक शैली भी यहाँ पर है। ठीक है, और उसके बाद में देखेंगे रस, तो रस हो जाएगा शांत रस। शांत रस का प्रयोग यहाँ किया गया है और प्रसाद गुण का प्रयोग यहाँ किया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लिखेंगे अलंकार। तो अलंकार में हम देखेंगे लरी लरी, इस प्रकार का जो शब्द आया है तो इसलिए हम लिख देंगे पुनरुक्ति प्रकाश। यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है, और फिर उसके बाद में हम लिखेंगे घर घर। ये घर घर है इसलिए यहाँ पर ये भी पुनरुक्ति प्रकाश का एग्जाम्पल है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम किसी भी पंक्ति का, किसी भी पैराग्राफ का हम क्या कर सकते हैं, काव्य सौंदर्य और भाव सौंदर्य हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये हमने देखा 5 एग्जाम्पल्स के माध्यम से कि भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य हम किस प्रकार करते हैं। नेक्स्ट हम और अभ्यास करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।